हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू सीरीज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई सीरीज में। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कवर करने के अलग अलग तरीके हैं, सबका अपना अपना मेथड है। एक वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। बहुत टाइम वेस्ट होता है, प्लीज मत करो। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि रोज यूट्यूब पर आकर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस देखते हैं। मैंने बहुत टाइम तक किया है इसको, आप सीएनए या डीएनए कहते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्पफुल लगता होगा, आप देखते होंगे। उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम ही हो जाती है कि रोज का 1 से 1.5 घंटा वहां पे टाइम वेस्ट होता है। अब होता क्या है, एज अ टीचर मैं आपको ये बता सकता हूं, जरूरी नहीं है कि रोज न्यूज़पेपर में इतना कुछ हो जिससे कि मैं 1 घंटे का सीएनए का वीडियो या हिंदू एनालिसिस का वीडियो बनाऊं। लेकिन क्योंकि मुझे बनाने के लिए एक जबरदस्ती एक टारगेट दिया गया है, तो जबरदस्ती न्यूज खोजनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है 1 घंटे का सीएनए में, विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी होती है न्यूज, इतनी न्यूज होती है कि 1.5 से 2 घंटा लग जाता है कवर करने में, लेकिन कभी कभी इतनी होती है आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, स्किप करोगे तो भी चलेगा। और बहुत न्यूज रेपिटेटिव भी होती है। अब जैसे ईरान और यूएस वाला वॉर चल रहा है, तो वो वॉर चलता रहेगा जब तक कुछ ना कुछ आर्टिकल आते जाएगा, आपको रोज तो नहीं पढ़ना है उसके बारे में, तो बहुत रेपिटेशन होता है। तो बेस्ट तरीका क्या है करंट अफेयर्स कवर करने का? दो तरीके होते हैं। पहला ये तरीका है कि जो मंथली मैगजीन्स आती है करंट अफेयर्स की, बहुत सारी कोचिंग्स आती हैं, फ्रीली अवेलेबल होती हैं टेलीग्राम चैनल्स पर, आप उससे कवर कर सकते हो। या फिर आप वीकली करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आ जाओ, जो कि मैं अब से शुरू कर रहा हूं। आज मैं मंडे को अपलोड कर रहा हूं। हर हफ्ते मंडे या फिर अल्ट्रा संडे को ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं, जहां पे पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो हिंदू से भी हो सकता है, वो पीआईबी से भी हो सकता है, वो इंडियन एक्सप्रेस से भी हो सकता है, हर जगह से, हर टॉपिक के साथ आई विल प्रेजेंट अ क्वेश्चन टू यू। प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये जो क्विज है, जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आप जो वीडियो देख रहे होगे, डिस्क्रिप्शन के पास आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो टेक द क्विज। आप वहां क्लिक करोगे तो आप लाइव क्विज भी देख सकते हो, साथ में लाइव क्विज दे सकते हो। तो क्वेश्चन आपको सामने दिखेंगे, आप देखो अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे कि नहीं। तो नई सीरीज है, आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट, आई होप आप सबको फायदेमंद लगेगी ये। चलो शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते के 23 मार्च से 29 मार्च तक क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरीज थी, वहां पे शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज पॉलिटी से। सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है इस हफ्ते। देखो, इंडिया में पॉलिटी में खासकर गवर्नेंस में रिजर्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन रहता है। अब तो वैसे भी जो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात होने लगी है, गवर्नमेंट ने कहा भी है इस बार का सेंसस में कास्ट बेस्ड डेटा भी कलेक्ट करेंगे, उसको लेकर के वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज हमेशा रहती है कि कास्ट का क्या इंपैक्ट रहेगा रिजर्वेशन पर, रिजर्वेशन पॉलिसीज पर। अब सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि एक इंडिविजुअल है, मानो वो हिंदू है, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मतलब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो क्या जब एक हिंदू क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा, क्या उसके बाद भी उनका एससी मतलब शेड्यूल कास्ट स्टेटस कंटिन्यूड रहेगा कि नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका था कि इफ अ हिंदू शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, तो क्या उनका शेड्यूल कास्ट स्टेटस कंटिन्यू रहेगा, मतलब जो उन रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते थे शेड्यूल कास्ट के, क्या वो कंटिन्यूड रहेंगे कि नहीं? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था नहीं, वंस यू कन्वर्ट, अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं तो क्रिश्चियनिटी में एससी शेड्यूल कास्ट का रिकॉग्निशन नहीं होता है। इसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर आप शेड्यूल कास्ट है, हिंदू है, और आप कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो आपका एससी स्टेटस हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब ये ऑर्डर देते हैं, वो रैंडम ऑर्डर तो नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी। तो क्या रीजनिंग दी, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो स्टेटस है इंडिया में, वो किस बेसिस पर है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन जब शुरू हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल ऑर्डर पास किया था जिसमें पहली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट जारी की गई थी, लिस्ट पब्लिश की गई थी। उस ऑर्डर का नाम था
कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये ऑर्डर आया था। इस ऑर्डर में शेड्यूल कास्ट को कैटेगराइज किया गया था, लेकिन केवल और केवल हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के हिसाब से रादर, इन 3 रिलीजन के अलावा शेड्यूल कास्ट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ना तो मुस्लिम्स में, ना तो क्रिश्चियंस में, ना तो पारसीज में। तो अगर आपका कन्वर्जन होता है फ्रॉम हिंदुइज्म फॉर एग्जांपल सिखिज्म या बुद्धिज्म में होता है, तो आपका शेड्यूल कास्ट स्टेटस मेंटेन रहेगा, नहीं तो वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। और ये चीज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही कहा था। अब इसके बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अगेन आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा। एफर्मेटिव एक्शन मतलब ऐसे एक्शन, ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए जिनके अगेंस्ट पहले से डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उनको उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन देना या फिर सब्सिडीज देना, ये सब गवर्नमेंट करती है। इसको एफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अब एज आई सेड पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया था। अब इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ये केवल एससी स्टेटस है, ओबीसी की बात नहीं हो रही है। देखो ये अलग अलग है। जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें हिंदूज भी इंक्लूडेड है, मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड है, उसमें सब इंक्लूडेड है, क्योंकि जो आपका ओबीसी लिस्ट है दैट इज ऑन द बेस ऑफ सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस, वो सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्डनेस के ऊपर है, वो इसके ऊपर नहीं है। तो प्लीज आप इसको याद रखना। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुद्दे की बात पे वो आ जाते हैं। पहला, एज आई सेड, सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाइन में कहा शेड्यूल का स्टेटस विल नॉट बी रिटेन अगर आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं, सिखिज्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ये रिटेन्ड रहेगा, क्योंकि इन्हीं तीनों को रिकॉग्नाइज किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में। सेकंड चीज, एसटी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस अनअफेक्टेड रहेगा रिलीजियस कन्वर्जन से। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, कास्ट और ट्राइब 2 अलग अलग चीजें। इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिकॉग्निशन मिला है वो रिलीजन बेस्ड नहीं है। तो अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन आपका होता है, शेड्यूल ट्राइब आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जरूरी है। थर्ड, अगर अब एक एग्जांपल मानिए, आप हिंदू थे, आपने कन्वर्ट किया इस्लाम में, आपको पता लगा रहे तो मुझे एससी बेनिफिट नहीं मिल रहा यार, तो मैं फिर से रिकन्वर्ट कर लेता हूं हिंदुइज्म में। तो क्या रिकन्वर्जन में आपको एससी बेनिफिट दोबारा मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिकन्वर्जन टू हिंदुइज्म विल रिक्वायर प्रूफ ऑफ रिनंसिएशन एंड कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, मतलब कम्युनिटी क्या आपको एक्सेप्ट करेगी। क्या ये नहीं कि अरे मेरा मन किया आज मैं हिंदू हूं, आज मैं मुस्लिम हूं। वो मूवी थी ना बड़ी फेमस, मुझसे शादी करोगी, उसमें बड़ा एक डायलॉग था, आज दुग्गल साहब ये बने हैं, आज दुग्गल साहब वो बने हैं। तो वो अगर आप कन्वर्जन अपने मन से करते रहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको कम्युनिटी एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 के अंडर है, तो ये आपको याद रखना है, पॉलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। चलो लेट मी शो यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो। एंड अगेन एज आई सेड, मैंने ये यूट्यूब का फीचर या आज से इनफैक्ट मैं शुरू कर रहा हूं इसको एक्सपेरिमेंट करना। आप ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने वीडियो में, जहां देखिए वीडियो की स्क्रीन जहां खत्म हो रही है और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बगल में बॉक्स टू अटेम्प्ट द क्विज, आप वहां क्लिक करोगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन दिख जाएगा, आंसर दिख जाएगा। आप क्लिक करो, आपको क्या लगता है क्या इसका जवाब है, आप देख लो अच्छे से, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। यू कैन फाइंड आउट आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बता देना यार, कितने आंसर ठीक गए, कितने आंसर गलत गए। तो ये आपका क्वेश्चन है, इस टाइप का टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो मेंस में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ऐसा, Supreme Court's ruling on SC status and religious conversion highlights the tension between constitutional provisions and social realities. Examine this tension and suggest a way forward. ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आपको मैं पॉइंटर्स बता दे रहा हूं कि क्या क्या लिखना है, कौन कौन से एंगल आपको कवर करने हैं। पूरा आंसर कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है, बट हाँ, कवर दीज पॉइंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 1950 का, उससे आप शुरुआत कर सकते हो। जो हमारी शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशंस की क्या वैल्यू उसमें होती है,
आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें किस तरीके से केवल हिंदुइज्म में नहीं, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है क्योंकि उन्हें कास्ट के बेसिस पे एक्सक्लूड किया जाता है। तो द प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, हिंदुइज्म में नहीं है, ये और जगह पे भी देखा गया है। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत जरूरी टॉपिक था जो न्यूज में था। सेकंड टॉपिक जो इस हफ्ते बहुत न्यूज में रहा, वो, और केवल इस हफ्ते नहीं, इससे पहले भी न्यूज में रहा, वो है इंडिया का एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस केवल इंडिया का ही नहीं, इनफैक्ट पूरे रीजन का। जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ईरान ने उसको ब्लॉक किया है, ईरान यूएस इजराइल वाली वॉर के बाद से, जो कंट्रीज सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हैं वो है एशियन कंट्रीज। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, इंडिया ने बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को ही ऑयल अभी अभी भेजा है। काफी डीजल पेट्रोल हम लोग भेज रहे हैं, श्रीलंका को भी, बांग्लादेश को भी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, दोनों जगह पे ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चला, गवर्नमेंट के पास कोई और चारा बचेगा नहीं, ऑयल के उन्हें भी प्राइस बढ़ाने ही पड़ेंगे। ऑयल से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हालांकि इंडिया में अभी एलपीजी की आ रही है। आपने न्यूज में पढ़ भी लिया है कि भाई कैसे एलपीजी की सिलेंडर्स की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब इसमें क्या क्या आपको जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बार बार लोगों को पुश कर रही है कि अगर आपके पास पीएनजी का ऑप्शन है, पाइप नेचुरल गैस का, तो आप प्लीज वो ऑप्ट करिए। अगर आप सोसाइटीज में रहते हैं, सोसाइटीज में, उसके अलावा अभी कई जगह पर अब तो पाइपलाइन वाला ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल होता है कि आप पाइपलाइन से गैस का कनेक्शन ले लीजिए। तो ये डिफरेंस क्या है, क्यों है कि एलपीजी में तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो पीएनजी वाला कनेक्शन है, जो पाइपलाइन वाला कनेक्शन है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पुश कर रही है सबको कि भाई जिसके पास भी ऑप्शन है, आपकी एरिया में अगर पाइपलाइन कनेक्शन है तो आप पाइपलाइन पे आ जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है इतना। ऐसा क्यों है और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये हमें समझना है एग्जाम के लिए। पहली बात, एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो एलपीजी है, इसका 60% हमें जो चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो इंपोर्ट करते हैं उसका 90% मिडिल ईस्ट से ही आता है, कतर से बहुत आता है, और वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता था। अभी वो ब्लॉक है मतलब धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन बहुत सेफ नहीं है। ये जो एलपीजी है, एलपीजी एक्चुअली प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों को मिला के बनता है। ये जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये जो ऑयल रिफाइनरी होती है, ऑयल रिफाइनिंग होती है, उसका एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है और वहां पे वो इस्तेमाल होता है। इंडिया में कुछ कुछ प्रोडक्शन है, लेकिन हमारी जितनी जरूरत है उससे काफी कम है। दूसरी तरफ है पीएनजी। पीएनजी क्या है? पाइप्ड नेचुरल गैस। देखो, एलपीजी में एल से पता चल रहा है ये लिक्विड के फॉर्म में आता है, और ये पाइप्ड नेचुरल गैस है, गैस के फॉर्म में ही आता है। ये जो है ये मेनली मिथेन होता है, और कुछ कंपोनेंट्स है, इसका मेन कंपोनेंट मिथेन है। ज्यादातर पीएनजी हमारा इंडिया में ही प्रोड्यूस हो जाता है। जो हमारा कावेरी रिवर बेसिन है, उसमें हम लोग काफी अच्छा खासा, कावेरी गोदावरी बेसिन है, वहां पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है पीएनजी का। तो पीएनजी में हम लोग काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हैं। दूसरी बात, आप खुद सोचो, जब आप गैस का सिलेंडर लेने जाते हैं, 14.2 केजी गैस का सिलेंडर है, तो अगर आपको 1 केजी गैस भी चाहिए तो भी 14.2 केजी का ही सिलेंडर आपके पास आता है। तो बहुत सारा स्टॉक एकदम से लॉक्ड अप हो जाता है। पाइप नेचुरल गैस में क्या है, पीएनजी में, कि आपको भाई जितनी गैस चाहिए पाइपलाइन से उतनी ही आती है, उससे ज्यादा नहीं आती, उससे कम भी नहीं आती। उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा इस समय डेंजर में नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो ये तक कहा है कि अगर आपके यहाँ पे पीएनजी का ऑप्शन है और आप फिर भी सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर कनेक्शन हम लोग बंद करने वाले हैं। तो ये क्राइसिस है, लेकिन क्राइसिस से ज्यादा जरूरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के बीच में अंतर समझना है। जैसा मैंने कहा, अंतर ये है, एलपीजी से बोलते हैं जो हमारे सिलेंडर्स में है, वो कॉम्बिनेशन है प्रोपेन और ब्यूटेन का, एयर से ज्यादा हैवी है, और क्योंकि एयर से ज्यादा हैवी है तो लो एरिया में सेटल हो जाता है। फिर एलएनजी है, एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि मेनली मिथेन है। -160 डिग्री में उसको स्टोर किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है उसकी वॉल्यूम को, और क्रायोजेनिक टैंकर से आता है। क्रायोजेनिक टैंकर क्या होता है? क्रायोजेनिक वर्ड का मतलब है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। आपने इसरो के मिशन वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। अब आप कोई भी चीज -160 डिग्री पे स्टोर करोगे तो क्रायोजेनिक की
कैटेगरी में ही आ जाएगा। पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस है, ये मेनली मिथेन है, एयर से लाइटर है, सेफर माना जाता है, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका काफी जगह पर है अभी इंडिया में। 100% कवरेज नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी काफी हद तक है। गवर्नमेंट पुश करिए, जिसके पास पीएनजी है वो तो कम से कम पीएनजी पे आ जाए, ताकि एलपीजी का हम लोग थोड़ा कनेक्शन अपना बेटर कर सकें। अब इंडिया में एज ए सेड पीएनजी की फिर भी हमारे पास काफी सप्लाई अपनी है। एलपीजी इज अ बिग प्रॉब्लम, इसलिए गवर्नमेंट पुश कर रही है। इंडिया का 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसका भी 90% स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाले एरिया से ही आता है। चलो, इसके बेस क्या क्वेश्चन आ सकता है? अगेन ये क्वेश्चन आपको अपने यूट्यूब पे दिख भी रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बगल में जो आपने क्विज वाला क्लिक किया है उस पर आप देख सकते हो, वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन आएगा। प्लीज वहां पे देख के इसको अटेम्प्ट करो, देखो इसका क्या सही जवाब है, आपका एक्सप्लेनेशन वहां दिख जाएगा। सही है या गलत कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। हाउ मच आर यू स्कोरिंग? इस टॉपिक पे बेस्ड मेंस का भी क्वेश्चन एक आ सकता है, वो कुछ ऐसा होगा। मेंस का क्वेश्चन GS3 का भी है, IR का भी हो सकता है, GS2 में भी। West Asia crisis has exposed India's energy supply chain vulnerabilities. Critically examine the differential risk in LPG versus LNG supply chains and evaluate the government's policy push towards PNG as a structural solution. तो इसमें आपको थोड़ा बहुत डेटा वगैरह लिखना होगा, अंतर लिखना होगा, एलपीजी और पीएनजी में क्या क्या अंतर है, कैसे हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी है पीएनजी में, दैट इज एन एडिशनल गुड पॉइंट फॉर अस। आपको लिखना है कि भाई कैसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट अभी नहीं है एलपीजी में, सप्लाई चेन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ईरान वाला थोड़ा सॉल्यूशन निकल भी आता है उसके बाद भी जो एक डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि अगर ये वॉर खत्म हो भी जाए तो भी ईरान अब से ये तो मन बना चुका है कि अब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स निकलेंगी हम उनसे टोल तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। जैसे कि जो हमारा सुएज कैनाल है वहां से टोल चार्ज होता है, इजिप्ट करता है, पनामा कैनाल से भी टोल चार्ज होता है। ईरान इसलिए नहीं करता था क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नेचुरल है, उनका बनाया हुआ नहीं है। सुएज कैनाल, पनामा कैनाल ये सब आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, इसलिए उनसे टोल लिया जाता था, भाई हमने बनाया, खर्चा किया, अब हमको पैसे दो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आर्टिफिशियल तो नहीं है, तो नेचुरल ही है, लेकिन अब ईरान कह रहा है भाई हम अब इससे पैसे लेंगे कि अब वी डू नॉट वांट टू प्ले बाय द रूल्स, कि दुनिया के और देश हमारी हेल्प अब नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आप आंसर में ये सारे पॉइंटर्स लिख सकते हैं। अगेन बहुत जरूरी टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहा है पिछले हफ्ते और आगे भी रहेगा। यही एक एग्जाम्पल भी है इसका कि बहुत सारे रोज आप आर्टिकल पढ़ोगे या रोज एडिटोरियल पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे अगर, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, रिपीटेड वही चीज बार बार आती है। ये जो एक पूरा मुद्दा है इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ लो, उतना काफी रहेगा, बार बार आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो बहुत न्यूज में रहा वो है कैसे हिमालय में स्नोफॉल का डिक्लाइन हो रहा है और किसका असर कश्मीर पे क्या पड़ रहा है, कश्मीर का क्लाइमेट क्राइसिस जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। क्या एग्जैक्टली न्यूज है? न्यूज ये है कि कश्मीर में इस बार जो विंटर स्नोफॉल है उसका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है, और ये बहुत नया नहीं है, हर साल ऑलमोस्ट ग्रेजुअली ये हो रहा है कि जितनी स्नोफॉल होती थी कश्मीर एरिया में वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रही है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे पहली बात ऐसा हो क्यों रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैटर्न्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। और ये अगेन एज ए सेड ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा हुआ, इस बार थोड़ा कम बारिश कम स्नो पड़ी, ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब ऐसा ही हो रहा है। जैसे कि आप देखो न्यूज में हर साल ये आ जाता है कि दिस इज द वार्मेस्ट ईयर एवर, हर साल अभी होने लगा है, जिस भी साल आप पढ़ो दिस इज द वार्मेस्ट ईयर एवर, वार्मेस्ट ईयर एवर, तो वार्मेस्ट ईयर एवर ही चल रहा है अभी तक इतने टाइम से। और ऐसे ही यहां पर भी आप देखो स्नोफॉल जो कम हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि इस साल कम होगा, ये एक सस्टेन्ड मैनर में स्नोफॉल कम दिखने लगी है। अब इससे क्या क्या फर्क पड़ता है या क्या इशू होगा? इससे इशू ये होगा वाटर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन सब पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, जब स्नोफॉल कम होगी इसका मतलब झेलम चिनाब जैसे रिवर्स में फ्लो, वाटर फ्लो कम होगा, सीजनल वाटर स्केर्सिटी, जो लोग वहां पर डिपेंड करते हैं नदियों के पानी पे, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आप कह सकते हो कि भाई अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी देखोगे, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर तो इंडिया के पास जो रिवर्स है वो है रावी, ब्यास, सतलज, तो हमें तो भाई झेलम और चिनाब से नहीं परेशानी होनी चाहिए, तो वैसे ही पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन फिर भी लोकली इसका इस्तेमाल होता है, लोकल लोग अभी भी झेलम चिनाब के पानी पर डिपेंडेंट हैं। यही नहीं, हॉर्टिकल्चर, कुछ ऐसे क्रॉप्स जो कश्मीर या हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ही उगते हैं, जैसे कि एप्पल, चेरी, वॉलनट, वॉलनट जो अखरोट आप कहते हो इसको,
इंडिया ज्यादातर अपना इंपोर्ट करता है 90% से ज्यादा, लेकिन इंडिया में जो भी उगता है वो ज्यादातर कश्मीर में ही उगता है। इन चीजों को उगने के लिए खास करके चिलिंग आवर्स, सुबह सुबह के जो एकदम चिलिंग बहुत ठंडे वाले घंटे होते हैं वो चाहिए होते हैं, तभी ये ठीक से उग पाते हैं। और यहां पर जब विंटर्स कम होंगी तो इनकी ईल्ड पर डायरेक्टली फर्क पड़ेगा। अब दोनों चीजें हैं, एक तरफ तो यूएस वाली जो ट्रेड डील है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा कि वहां से भी अब इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे लेसर टैक्सेस पे, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होगा तो और यह परेशानी होगी। तो इसलिए परेशानी थोड़ी बहुत दोनों की तरफ है। इसके अलावा क्यों ऐसा है कि विंटर प्रेसिपिटेशन या फिर जो हमारे यहाँ पे स्नोफॉल है वो कम हो रही है? विंटर डिस्टर्बेंस जो कि मेनली ऐसा मौसम के लिए जिम्मेदार थी, अब उनमें पैटर्न चेंज देखा जा रहा है। तीसरा, हिमालयास को यूजुअली थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, साउथ पोल नॉर्थ पोल के बाद, क्योंकि इतना ज्यादा स्नो है वहां पे, परमानेंट स्नो रहता है वहां पे, इसको इसलिए थर्ड पोल कहा जाता था। और ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। Himalayas are now being considered as one of the fastest melting ice bodies in the world. ये प्रॉब्लम है। प्रीलिम्स के लिए हमें ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है हिमालयस को लेके, इनफैक्ट उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये गवर्नमेंट का एक पूरा मिशन है, इसको याद रखना। ये वन ऑफ द 8 मिशंस हैं NAPCC के अंडर, जो हम लोग का गवर्नमेंट का क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का, उसके अंडर जो 8 मिशन है उसमें से हिमालयन मिशन एक्चुअली एक पार्ट है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में इस पे 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 8 मिशंस के नाम आपको याद रखने हैं कि इनका क्या गोल है, क्या टारगेट है, ये आपको याद रखना है। हिमालयन मिशन का टारगेट क्या है ये याद रख लेना, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इससे बेस क्या क्वेश्चन आ सकता है? कुछ ऐसा देखो, अगेन प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, साइड में स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगर यूट्यूब आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो भी आएगा, फोन पे देख रहे हो तो उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल पकड़ो फोन को, तो आपको यहाँ पे क्विज का ऑप्शन दिख जाएगा। अटेंड करो क्विज को, देखो कि भाई इसका आंसर क्या है। हम आप पॉज करके भी देख सकते हैं, लेट मी नो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होने वाला है। मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टडी डिक्लाइन इन विंटर स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन रिफ्लेक्ट्स डीपर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स, examine its implication for water security, agriculture and regional ecology। क्लाइमेट चेंज को लेके, एनवायरमेंट को लेके, इन सब चीजों पे लेके, ज्योग्राफी को लेके, इन सब पे क्वेश्चंस काफी कॉमनली आते हैं। ये काफी रिकरिंग थीम है यूपीएससी का मेंस एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ साल पहले देखोगे तो ऐसा भी रहा है कि एक ही साल में अर्बन फ्लड्स पे 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि अर्बन फ्लड जैसी जो चीज है ये GS1 में भी पूछी जा सकती है, ज्योग्राफी में, GS3 में भी, एनवायरमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो अर्बन फ्लड और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली यूपीएससी पूछता है। तो ये सब पॉइंटर फॉर डेटा पॉइंट जिसके आपको याद रखने हैं कि इनसे क्या क्या फर्क पड़ता है, हिमालयन ग्लेशियर्स का हम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, लाइवलीहुड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मिशन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। फोर्थ जो न्यूज इस हफ्ते की अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट को लेकर के, वो है कि इंडिया ने अपने अपडेटेड एनडीसी जमा करे हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब ये क्या कहानी है? 2015 में पेरिस में जब क्लाइमेट चेंज समिट हुआ था, इसको पेरिस समिट बोलते हैं, वही हिस्टोरिक समिट जहां पे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। उस समिट में देशों ने तय किया था कि भाई रादर देन सब देशों को फोर्स किया जाए कि आप पोल्यूशन कम करिए, आप एमिशन कम करिए, क्यों ना देशों से पूछा जाए कि भाई आप अपने हिसाब से ही बता दो ना कि आप क्या कितना कम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बता दो एमिशन कितना कम कर सकते हो, आप खुद ही बता दो आपका क्या टारगेट है। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट से पहले हर देश ने अपने अपने टारगेट जमा किए थे, जिनको बोला गया NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नेशनली डिटरमिन्ड है, सब देश ने अपना तय किया। क्योंकि सबने अपना तय किया तो पहली बात तो ये कि कोई उस पर बाइंडिंग फोर्स नहीं है, मतलब किसी देश ने अगर उसको फुलफिल नहीं किया, तो टारगेट बनाया था कि इतने टाइम तक हम ये अचीव कर लेंगे, वो नहीं कर पाए तो उनपे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उन्हें पनिश कर देगी आगे से। और कुछ सालों पहले रिपोर्ट भी आई थी कि ज्यादातर देश ऑन ट्रैक नहीं है। इंडिया बहुत कम कंट्रीज में से एक है जो एक्चुअली ऑन ट्रैक है। हमारे नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो हमने दिए थे उससे ऑन ट्रैक है अचीव करने के, इनफैक्ट हम उससे बेहतर ही कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट्स खुद को देके गवर्नमेंट ने अभी अभी जमा किए हैं UNFCCC के पास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लेके।
गवर्नमेंट ने अपने टारगेट बताए हैं कि 2035 तक अब हमारा क्या क्या टारगेट है। अगेन गवर्नमेंट ने पहले 2022 तक के टारगेट दिए थे, अब 2035 तक के टारगेट गवर्नमेंट ने दिए हैं। देखो क्या क्या हमारे टारगेट है, ये देख लो। एक और चीज याद रखना, 2070 अलग है, 2070 हमारा नेट जीरो का टारगेट है, वो कंफ्यूज मत होना। ये जो एनडीसी के टारगेट है वो ये है कि 2035 तक हम लोग क्या क्या अचीव करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कितना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, कितना सोलर से आएगा, कितना एमिशन कम करेंगे, कितना कार्बन सिंक हम बनाएंगे, ये सब है। 2070 तक का जो टारगेट है वो नेट जीरो का टारगेट है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, देखो ये सब जरूरी है। फर्स्ट, गवर्नमेंट ने कहा है कि 2035 तक हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अपनी 60% जनरेट करेंगे। गवर्नमेंट ने पहले 50% कहा था 2030 तक, अब हम 2035 तक 60% कर लेंगे। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, आप कह सकते हो बड़ी अच्छी बात है भाई, हम लोग एग्जाम्पल दिखा रहे हैं वर्ल्ड के लिए। दूसरी तरफ से आप ये कह सकते हो कि भाई हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते ये वाला, तो हमने थोड़ा और कहते हैं ना किकिंग द कैन डाउन द रोड, हमने थोड़ा कहा कि अच्छा 2035 तक करेंगे, 60% करके दिखा देंगे। वैसे भी देखो ये सब मैंडेटरी तो होता नहीं है, बाई चांस अगर आपने नहीं भी अचीव किया तो ऐसा कुछ पनिशमेंट नहीं है आपके ऊपर। लेकिन हमारा टारगेट ये आपको याद रखना है कि 2035 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लोग 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। 47% एनर्जी एमिशन रिडक्शन करेंगे 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। 2005 में हम जितना एमिशन हमारा होता था उसके मुकाबले 47% एमिशन हम लोग अब कम करके दिखाएंगे 2035 तक। थर्ड, कार्बन सिंक फॉरेस्ट हम इतने बनाएंगे कि लगभग 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के आसपास का कार्बन सिंक वो हो जाएगा। मतलब 3.5 से 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 अब्सॉर्ब करने वाला इतना फॉरेस्ट हम खड़ा कर लेंगे कि ये इतना CO2 अब्सॉर्ब कर पाए। नेक्स्ट जो टारगेट अचीव हो गया है वो ये है कि हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से 2025 तक एनर्जी जनरेशन अपना 43% कर लिया है ऑलरेडी। तो 60 से भी नीचे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वी आर डूइंग वेरी वेल। देखो दो चीजें हैं इसमें, नॉन फॉसिल फ्यूल में सोलर है जो कि हमारा कह सकते हो कि फ्लैग बेरर है, सोलर से ज्यादा एनर्जी आ रही है। लेकिन अभी भी अगर आप पूरा कंपेयर करोगे तो अभी भी कोल इज द हीरो। अभी भी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम कल को बोले कोयला लाना बंद कर देते हैं यार, हम लोग अब औरों से काम चलाएंगे, नहीं। अभी भी हम लोग कोयले को लेकर ही या कोयले पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी भी आप इस सिचुएशन में ये नहीं कह सकते कि यार कोयले को हटा देते हैं, अभी भी हम लोग कोयले पर ही डिपेंडेंट है। अभी भी आप देखो आधे से ज्यादा एनर्जी हमारी कोल से ही आ रही है। ऑल्सो ये देखो बहुत जरूरी बात है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थोड़ा अलग होता है और एक्चुअल जनरेशन अलग होता है, याद रखना। ये बहुत कहते हैं ना कीवर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट बातों बातों में छुपाना चाहती है। गवर्नमेंट ये नहीं बताएगी कि भाई हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल से एग्जैक्टली वो ये बोलेंगे इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है। अभी क्या उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हमेशा कमी होता है। अभी भी हम लोग 60% ज्यादा कोल से ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैपेसिटी होना और प्रोड्यूस करना, ये सब तो अलग अलग बातें, थोड़ा क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके 16 को तो हम पुश दे ही रहे हैं। हम लोग अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उन पे भी हम लोग बहुत पुश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा भी है कि हम तो भाई प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी में आप लोग इन्वेस्ट करो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट करो। तो गवर्नमेंट ऑप्टिमिस्टिक है बट अभी दूर है हम लोग। और 2070 का तो नेट जीरो टारगेट है ही है, ये याद रखना। ये 2070 नेट जीरो टारगेट अलग है और 2035 का जो हमारा है वो अलग है, ठीक है। इसको याद रखना, दोनों कंफ्यूज मत होना। देख लो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेट्स सी अगर आप आंसर दे पाओगे इसको। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, अगेन क्विज आ रहा होगा अटेम्प्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखो आप अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं। क्लिक द आंसर। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो 1 सेकंड के लिए एंड देन अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अटेम्प्ट कर लो पॉज करके एंड देन यू कैन कम बैक एंड सी ठीक हुआ है कि नहीं। मेंस का क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, India's updated NDC for 2035 reflects its growing climate ambition. However, achieving these targets presents significant structural challenges critically analyzed. Critical analyze का मतलब है कि आपको बताना है कि भाई कहां कहां पे अभी भी हमारी कमी है, कहां कहां पे अभी भी हमें और बहुत काम करना है, अभी भी हम टारगेट से कैसे बहुत पीछे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी,
बताओ कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ज्यादा काम का नहीं है, अमेरिका इंटरनेशनल अलायंस से बाहर चला गया है, फंडिंग की अभी भी वहां पर कमी है। सोलर के लिए हम अभी भी सोलर पैनल्स के लिए चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। सोलर पैनल्स का जो रिसाइकलिंग है एंड ऑफ लाइफ पे वो अभी भी ट्रिकी है, अभी भी हमने उसमें बहुत काम करना बाकी है। स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। न्यूक्लियर प्रोग्राम का अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है, जो अचीव गवर्नमेंट करना चाह रही है उससे बहुत पीछे हैं हम लोग। ये सब आप लिख सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी लिख सकते हो, कैसे गवर्नमेंट काम तो कर रही है बट इनिशियली भी कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा है। ऑल दीज इश्यूज यू शुड राइट अबाउट। अगली जो न्यूज बहुत ज्यादा इस हफ्ते चर्चा में थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है WTO से रिलेटेड। ये क्या हो रहा है? WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखो अलग अलग मीटिंग्स और नाम दिया जाता है। जो क्लाइमेट चेंज वाली मीटिंग्स होती हैं इनको COP बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो ये वाली मीटिंग्स होती हैं WTO वाली मीटिंग्स, इनको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 14th जो है वो चल रही है कैमरून में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अफ्रीका में बहुत कम मीटिंग्स होती हैं UN वगैरह की, और उसमें भी सब सहारन अफ्रीका जो कि दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पुअरेस्ट रीजन माना जाता है, वहां तो बहुत कम मीटिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे मीटिंग चल रही है, किस बारे में बातें चल रही हैं? पहला, प्रोटेक्शनिज्म जो बढ़ रहा है उसके बारे में। प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है मतलब जो हर कंट्री मेक इन इंडिया, मेक इन अमेरिका ये सब कर रही है कि भाई हम बाहर का सामान नहीं खरीदेंगे, बाहर से कुछ आएगा तो हम टैरिफ लगाएंगे, जो श्री टर्म जिन्हें शुरू कर दिया। तो एक प्रोटेक्शनिज्म है कि हम अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका सामान ही नहीं आने देंगे। ये WTO के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। WTO की शुरुआत ही इसलिए हुई थी कि वर्ल्ड ट्रेड बेहतर होना चाहिए, सामान बेचिए, खरीदिए, अपने बैरियर्स कम करिए। तो प्रोटेक्शन जो राइज हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। पॉलिटिकल टेंशंस और पैरालिसिस ऑफ अपैलेट बॉडी जो चल रहा है, ये क्या इश्यू है? देखो WTO में दो कंट्रीज आपस में इश्यू कुछ है तो वो लेके जा सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब से यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स या फिर इसको CBAM बोलते हैं वो लोग, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शुरू किया है, कार्बन टैक्स, इंडिया और बहुत सारी और कंट्री, ब्रिक्स कंट्रीज WTO में गए हैं EU के अगेंस्ट, ये बोल के कि भाई ये तो आप बैरियर लगा रहे हो ट्रेड के लिए, नॉन ये टैरिफ बैरियर हो गया। तो जब दो देश लड़ाई लड़ते हैं ट्रेड के ऊपर, WTO में लोग जाते हैं, WTO फैसला सुनाता है, उसको आप अपील भी कर सकते हो। WTO में अपैलेट बॉडी भी होती है जहां WTO के डिसीजंस को अपील किया जा सकता है। बहुत सालों से वो बॉडी काम ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां के जजेस का टेन्योर खत्म हो गया। फिर जब नए जज वहां पे अपॉइंट करने थे तो अमेरिका ने टांग अड़ा दी। अमेरिका ने कहा कि नहीं, वो होता है ना बचपन में होता था कि मेरा बैट लेके जा रहा हूं, कोई खेलेगा ही नहीं क्रिकेट क्योंकि मेरी बैटिंग नहीं आई, मुझे तुमने आउट कर दिया तो मैं जा रहा हूं। तो अमेरिका का थोड़ा रुख ये रहा है इस तरफ कि अरे WTO को सबसे ज्यादा पैसा मैं देता हूं, मेरी बात मानो, मेरी बात नहीं मानोगे तुमको काम ही नहीं करने दूंगा। तो WTO की अपैलेट बॉडी बहुत सालों से काम ही नहीं कर पा रही है कि वहां पे जजेस रिटायर हो रहे हैं और अमेरिका ने वहां पे टांग अड़ाई हुई है। प्रॉब्लम यह है कि सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंसेंसस पे काम करती हैं, तो हर देश हाँ बोलेगा तभी आगे काम चलेगा, और अमेरिका ने हाँ बोलने से मना कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम है। अब हमें याद क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? WTO के बारे में क्या याद करना है? फर्स्ट, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इंटरनेशनल ट्रेड की बॉडी है। अपैलेट बॉडी का क्राइसिस मैंने आपको बता दिया, 2019 से अमेरिका ने अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि उनका ये रवैया है कि भाई हमारे कहने से काम नहीं करोगे, हमारे कहने से, तो हम लोग आपको काम ही नहीं करने देंगे। क्या क्या इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं ये देख लो। फिशरी इश्यूज बहुत लंबे समय से चल रहा है, ई-कॉमर्स मॉनिटोरियम बहुत लंबे समय से चल रहा है, फूड सिक्योरिटी वेवर, ये सब इश्यूज चल रहे हैं। भी सारे इश्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ई-कॉमर्स मॉनिटोरियम क्या है? देखो ये जो ई-कॉमर्स कंपनीज है, जैसे अमेजोन की बात कर, ये सब बहुत चालू है टैक्स बचाने के लिए। लोग क्या करती है ना कि इंडिया में आके बोलेंगे कि हम आपको टैक्स क्यों दें भाई, हम तो अमेरिका की कंपनी है या हम तो कहीं और हमारा हेडक्वार्टर है, आपके यहाँ तो केवल वेबसाइट चलाते हैं हम लोग, केवल वेबसाइट चलाने का पैसा हम क्यों दें, हम तो इंडियन कंपनी नहीं है ना, तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं, उस देश में केवल जाके टैक्स दे देंगी जहां सबसे कम टैक्स रेट होगा, बाकी जगह ठेंगा दिखा देंगे अरे हम आपको टैक्स क्यों दें, डबल टैक्स तो देंगे नहीं। तो इनको मॉरेटोरियम मिल जाता है, मतलब इन पे डिस्कशन चल रहा है अभी कि इन देशों को या इन कंपनीज पे हम कैसे टैक्स लगाएं, इस पे डिस्कशन चल रहा है। और क्या होता है, जब तक ये सब डिस्कशन चलते हैं, और ये सब सालों साल लग जाते हैं डिस्कशन खत्म होने में, तो होता ही है कि देश तय करते हैं जब तक डिस्कशन खत्म नहीं हो जाता तब तक हम मॉरेटोरियम देंगे कि चलो तब तक टैक्स नहीं लगाएंगे,
लेकिन हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स को मोरेटोरियम मिला हुआ है कि चलो कुछ साल तक आप पे टैक्स इतना नहीं लगेगा, तब तक हम लोग फाइनलाइज नहीं कर लेते। इंडिया इसके फेवर में नहीं है। इंडिया बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है कि भाई हम नहीं चाहते कि मोरेटोरियम लगे, हम नहीं चाहते हैं कि टैक्स देने से किसी को मनाही हो, हम तो टैक्स लगाना चाहते हैं। फिशरी सब्सिडी बहुत बड़ा इशू है। फिशरी सब्सिडी का इशू कुछ ऐसे ऐसे कि बहुत सारे देश कहते हैं कि फिशिंग में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? देखो, फिशिंग में सब्सिडी मिलने का फिर कारण, उसका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उससे फिर आप जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, पहली बात उसको आप हार्म कर रहे हो। दूसरा, कुछ कंट्रीज तो भाई अपने यहाँ पे अपने फिशरीज को या फिशरमैन को सब्सिडी दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं ज्यादा मछली पकड़ने में, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे, हर देश तो करेगा नहीं। तो ये एक अनइवन बैलेंस क्रिएट कर देता है, एक अनइवन सिचुएशन हो जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ही देशों की मछली बिकेगी, कुछ की नहीं बिकेगी। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच का बड़ा इशू है ये। श्रीलंका कहती है कि इंडियन फिशरमैन बड़े बड़े ट्रॉलर्स ले आते हैं, आप बड़े बड़े जाल बिछाते हो, आप सरफेस तक ले जाते हो और एनवायरमेंट को भी हार्म करते हो, आप छोटी छोटी फिश भी पकड़ लेते हो जो नहीं करना चाहिए। श्रीलंका गवर्नमेंट कहती है हम तो सब्सिडी देते नहीं है या हम दे नहीं सकते इतना ज्यादा, और हमारे फिशरमैन को इतना कैच मिलता नहीं है, इंडियन फिशरमैन को बहुत कैच मिलता है। तो ये क्या फिशिंग सब्सिडी मिलनी चाहिए कि नहीं, इससे बहुत बड़ा इशू है। अभी भी इंडिया इसके फेवर में है, हम लोग इसके अगेंस्ट नहीं है, कुछ कंट्रीज के फेवर में नहीं है। फूड सिक्योरिटी वेवर की भी बड़ा इशू है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसको एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, हम लोग अपने फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं, इसको आप एमएसपी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, जिसके अंडर हम लोग वीट, राइस, कोर्स रेंज जो मिलेट्स होते हैं वो सब खरीदते हैं, बेचते हैं बहुत सस्ते दाम पे। राइस 3 रुपीज पर केजी का मिलता है, वीट 2 रुपीज पर केजी का मिलता है, मिलेट्स 1 रुपीज पर केजी का मिलता है। अमीर देशों को नहीं पसंद आता, अमीर देश कहते हैं कि नहीं भाई ये तो गलत है, ये तो आप इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया का डेवलपिंग कंट्री को नहीं करना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि भाई इससे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होता है, हम अपने खुद के लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने खुद के लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। ये भी अभी इशू डब्ल्यूटीओ में रिजॉल्व नहीं हुआ है। आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं आपको एग्रीकल्चर सब्सिडी का अलग से डिटेल्ड वीडियो बना के बता दूंगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी का इशू है क्या असल में, जिसको आप ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एमर बॉक्स सब्सिडी बोलते हो, वो एक्चुअली है क्या, प्रॉब्लम क्या है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की। कमेंट सेक्शन में अगर आप बोलोगे, अगर 15-20 लोग बोलते हैं कम से कम, तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, नो वरीज। डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म जो चाहिए उस पर भी डिमांड हो रही है, जो मैंने आपसे कहा अपैलेट बॉडी काम ही नहीं कर पा रही है। इंडिया का क्या स्टैंड है? पहली बात, हम लोग स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के फेवर में है, मतलब हम चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज को अलग ट्रीट किया जाए, अलग ट्रीटमेंट मिले उनको, डेवलप कंट्रीज को अलग। डेवलप कंट्री के पास भाई अपना रिसोर्सेज है, अपना पैसा है, वो लोग टैक्स ना ले तो उनकी मर्जी, हमको तो टैक्स लेने दो ना कम से कम। तो भाई हम तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के फेवर में रहते हैं हमेशा। हम ई कॉमर्स मोरेटोरियम के अगेंस्ट है, हम चाहते हैं टैक्स उस पर लें, हम नहीं चाहते हमारा रेवेन्यू वहां से जाए। इंडिया डब्ल्यूटीओ में काफी केसेस लड़ता रहता है, हम केस फाइल भी करते हैं, हमारे अगेंस्ट भी फाइल होता है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। हम बहुत ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, करते थे भी, अभी भी करते हैं ईयू में। कुछ सालों पहले हमने अल्फोंसो मैंगो एक्सपोर्ट किया, उन्होंने डब्बा खोला, उसमें से कीड़ा निकल आया। कौन सा कीड़ा? फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं। अभी आप, मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, हम लोग नॉर्थ इंडिया में कई बार कहते हैं भुंगा, भुंगे निकल आई। भुंगा क्या होता है? एक छोटी सी मक्खी होती है, ऐसे कि आप कूड़ेदान को आप ढको नहीं, खाना का सामान रख रहे बहुत घंटे तक, तो बहुत छोटा सा फ्लाई उसके ऊपर, नहीं आप देखो उसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो फ्रूट फ्लाई निकल आया था मैंगो के डब्बे से हमारे, जब यूरोप वाले ने खोला, वो इतना गुस्सा आ गया कि इन्होंने हमारा मैंगो बैन कर दिया, डब्ल्यूटीओ में चले गए इंडिया के अगेंस्ट, यार ऐसे कैसे बैन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कुछ सालों बाद इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ केसेस आए, तो इंडिया ने कहा कि भाई हम अमेरिका से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मीट इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आने से हमारे एवियन इन्फ्लुएंजा फैल रहा है। तो अमेरिका चला गया हमारे अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। ऐसा होता रहता है। हमारी सोलर पॉलिसी, हमने सोलर सब्सिडी शुरू की थी इंडिया ने, तो भी डब्ल्यूटीओ चला गया था अमेरिका हमारे अगेंस्ट, कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये डब्ल्यूटीओ में आना जाना इंडिया का लगा रहता है। हम कंप्लेंट ही बहुत करते हैं, हमारे अगेंस्ट ही बहुत कंप्लेंट होती है, वो हम यूज टू है, वो बड़ी बात नहीं। देखते हैं आप एक क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आप एज ए सेट क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, ऑप्शन टिक करो, ये स्क्रीन पॉज कर दो चाहे तो, देखो क्या इसका सही जवाब है। मेन सा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ मैटर्स मोर देन एवर बट इट इज लेस इफेक्टिव देन एवर।
critically examine this paradox in the context of ongoing crisis in multilateral trade governance। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये WTO को लेकर के। आप एग्जाम्पल चीजें इतने दे सकते हैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका का स्टांस बताओ, कैसे उन्होंने जो पैलेट बॉडी है उसको पैरालाइज कर रखा है, कैसे वो काम नहीं करने दे रहे, ये सब जरूरी है। एग्रीकल्चर सब्सिडी वगैरह के बारे में आप बताओ, ये सब जरूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक न्यूज में रहा इस हफ्ते बहुत ज्यादा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, वैसे तो आप वो भी डिटेल में देख सकते हो, बट मैं यहां भी कवर कर लेता हूं। ट्रांसजेंडर पर्संस जो अमेंडमेंट बिल है, गवर्नमेंट जो ट्रांसजेंडर्स का लॉ है उसमें कुछ चेंज लेके आ रही है। क्या इंपॉर्टेंट चेंज है मैं आपको बता देता हूं। अभी क्या है इंडिया में, पहली बात तो ये ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बर्थ के टाइम जो जेंडर असाइन हुआ वो उससे अग्री नहीं करते। अगर बर्थ के टाइम कहा जाए कि भाई आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख के कि आप एक, या कहा जाए कि लड़का हुआ है यार आप बॉय हैं, और आपको लगता है अंदर से मैं बॉय नहीं हूं, आपको ऐसे फीलिंग आती है बॉय नहीं हूं मैं गर्ल हूं, तो आप ट्रांसजेंडर कहलाएंगे, उस कैटेगरी में आप आएंगे। अभी इंडिया में क्या होता है, ट्रांसजेंडर का सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चलता है, मतलब आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट का, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अपने आप को ट्रांसजेंडर कहलाने के लिए। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर्स में अप्लाई कर सकते हैं, केवल सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए कि मुझे ऐसा फील होता है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। अब गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही है अब अगर आपको ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में रखना है खुद को, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से या मेडिकल एक्सपर्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताएंगे कि आपको भाई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको आइडेंटिफिकेशन। अभी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो रोल अभी भी है, लेकिन अभी इसमें मेडिकल एक्सपर्ट का कोई रोल नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में। गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट से ये बदल रही है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेमस नालसा जजमेंट है 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर ही लोगों को अलाउ करना चाहिए कि वो बताएं खुद को कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों इनफ है इस बात को प्रूव करने के लिए कि सबको अपने राइट टू एक्सप्रेशन है, सबको अपना राइट टू लिव विद डिग्निटी है, सबको राइट टू प्राइवेसी है। इसे गवर्नमेंट अब इसके अगेंस्ट जा रही है इस अमेंडमेंट के साथ, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। अभी भी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ट्रांसजेंडर बहुत अच्छी नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था उस वीडियो में भी, आप अपने आसपास देखो कितने ट्रांसजेंडर्स आपको दिखेंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, हार्डली एनी। कि बहुत मुश्किल होता है उन्हें एडमिशन पाना या जॉब पाना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन उन्हें झेलना पड़ता है अभी भी। ऑल्दो लॉज में है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन करने में पनिशमेंट भी है, लेकिन अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। याद रखो अब ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने बस ये इंट्रोड्यूस किया है अमेंडमेंट को। नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब कई सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स में आप देखोगे मेल, फीमेल या अदर का ऑप्शन आता है। रेलवे टिकट आप बुक करोगे IRCTC पे ऑनलाइन तो आपको दिखेगा मेल, फीमेल या अदर, आप चुन सकते हो वहां पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही हुआ था। और 2019 में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहा गया था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट को यहां पे लाना पड़ेगा। इसी बात का क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसी बात को लेकर सब लोग आ गए हैं आगे कि भाई एक तो ब्यूरोक्रेसी को आपने इन्वॉल्व कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो सर्टिफिकेट देंगे लास्ट में, और सेकेंडली आपने मेडिकल एक्सपर्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रखा है बीच में। दोनों ही आर एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये प्रॉब्लम है और इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये एक आपका क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या सही है क्या गलत है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, नालसा वाला, आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्विज को, देखो आपका सही है या गलत है। See this, attempt the quiz. मेन सा क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है आपका, डिस्पाइट द नालसा जजमेंट इन द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019, लीगल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया रिमेन्स इनएडिक्वेट, क्रिटिकली एग्जामिन। मैंने आपको मेन पॉइंटर्स भी दिए हैं, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। एज ऑलवेज ट्राई एंड राइट दिस आंसर, कोशिश करो एग्जाम्पल यानी कि रियल एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जितने भी पॉलिटी गवर्नेंस के आंसर्स हैं उसमें जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या लॉज या पॉलिसी एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक अच्छे मार्क्स आना बहुत मुश्किल होगा। ये PDF चाहिए तो आई एम हैप्पी टू शेयर इट, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप वो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर वीक अब आपको ये सीरीज मिलेगी यहाँ पर, संडे
को मैं क्वेश्चन मंडे शुरुआत की, बट हर संडे दिस वीडियो विल बी आउट। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्विज़ेस की, और जैसे मैंने पहले भी कहा डेली करंट अफेयर और टैक्सिंग हो जाएंगे आपके लिए भी, बहुत रिपीटेशन होता है, इसलिए हम वीकली करंट अफेयर के फॉर्मेट में चल रहे हैं। पर आप नए हैं यहाँ पे, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आज का सेशन खत्म होता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।